नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको जो लेसन कराने जा रहा हूँ, लेसन नंबर 13, जिसका नाम है दोस्तों यातायात तथा संचार के साधन। यह इस पाठ की ये मेरी दूसरी वीडियो है दोस्तों। अब दूसरी वीडियो में मैंने आपको जो टॉपिक आज पढ़ाऊंगा वो दोस्तों संचार के साधन पढ़ाऊंगा, क्योंकि पार्ट 1 दोस्तों मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। उस पार्ट 1 में दोस्तों यातायात के सभी साधनों के बारे में मैंने समझा दिया है। यह वीडियो उन छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है जो छात्र अपनी 10th क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं या 10th क्लास के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। वो भी कहाँ से दोस्तों? NIOS से, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग से 10वीं की कक्षा कर रहे हैं। और 10वीं कक्षा में जिन्होंने SST ले रखी है, मतलब सामाजिक विज्ञान ले रखा है, यह वीडियो उन छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। तो बिना देरी किए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को, जिसमें हम पढ़ेंगे संचार के साधन। संचार के साधन से बताने से पहले दोस्तों, पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं कि भैया यातायात क्या था। यातायात किसी भी व्यक्ति को या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जिन साधनों या जिन परिवहन के साधनों का प्रयोग करते हैं वही यातायात के साधन कहलाते हैं। जिसमें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में विस्तार पूर्वक बताया था कि परिवहन के साधन में दोस्तों स्थल साधन, जिसमें सड़क और रेलवे आता है। जल साधन में दोस्तों समुद्री तथा अंतर्देशीय साधन आते हैं। वायु में दोस्तों एक घरेलू एयरपोर्ट होता है, मतलब डोमेस्टिक एयरपोर्ट होता है, और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है। तो ये चीजें बताया था मैंने। क्लियर हो रही मेरी बात? पर आपको इस वीडियो में क्या करना है दोस्तों, जो भी मैंने विस्तार पूर्वक पढ़ा है उसको ध्यान से समझना है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में ये भी बताया था पार्ट 1 में कि सड़क परिवहन किस तरीके से उपयोगी है, रेलवे परिवहन किस लिए कैसे उपयोगी है, हर एक जो परिवहन के साधन उनकी क्या क्या विशेषता है, ये सब मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो जरूर पार्ट 1 देखना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। ठीक है दोस्तों, यह इस लेसन की मेरी है दूसरी वीडियो, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जिसमें हम समझेंगे दोस्तों संचार और इसके महत्व। संचार का अर्थ होता है दोस्तों कम्युनिकेशन। किसी भी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हम कोई न कोई संचार के साधन का प्रयोग करते हैं, चाहे वो टेलीफोन के माध्यम से हो, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो, चाहे वो न्यूज़पेपर या मैगजीन के माध्यम से हो। क्या मेरी बात क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं। क्या पॉइंट है? आपकी बहन की शादी तय हो गई है और आप अपने सभी रिश्तेदारों और मित्रों को शादी में उपस्थित देखना चाहते हैं। आप उनको कैसे सूचित करना चाहेंगे? अचानक आपके दादा को दिल का दौरा पड़ा है और आपके पिताश्री अपने कार्यालय में हैं। आप उन्हें कैसे तुरंत सूचित करेंगे? आपको जापान में सुनामी के बारे में कैसे पता चला, या मिस्र की घटना के बारे में जहां पर लाखों लोगों ने अपने राष्ट्रपति का विरुद्ध विरोध किया, राष्ट्रपति के प्रति विरोध प्रदर्शन किया। तो उपरोक्त स्थितियों के बारे में दोस्तों आप कैसे जानेंगे? ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैप है जिसमें भारतीय हवाई अड्डों के बारे में बात किया गया है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इंदिरा गांधी में एयरपोर्ट जो है वो दोस्तों कहाँ है? दिल्ली में है। इस चीज़ को याद रखना। IGI जिसे बोलते हैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, वो कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में। तो आगे चलते हैं दोस्तों, क्या लिखा है यहाँ से पढ़ते हैं। तो ऊपर जो था दोस्तों, कोई भी घटना किसी दूसरे व्यक्ति को बताने के लिए आप किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, ये सब चीज़ें था। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब कहता है, अब आप समझ गए होंगे कि संचार में परिवर्तन का अर्थ संचार के उद्देश्य को प्राप्त करना है। संचार के विभिन्न साधन लोगों को पत्र लिख करके, ध्यान दीजिएगा, संचार के कौन कौन से साधन हैं? लोगों को पत्र लिख करके, टेलीग्राम के माध्यम से, रेडियो के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा या टेलीविज्ञान के द्वारा, कंप्यूटर तकनीक, समाचार पत्र, मैगजीन दोस्तों, पंपलेट्स, फैक्स, ईमेल, व्यवसाय, व्यापार और अन्य सेवाओं के लिए करते हैं। ईमेल संचार की सबसे तेज साधन के रूप में उभरा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे तेज जो है संचार का माध्यम क्या है दोस्तों, तो जरूर आप ध्यान दीजिएगा, ईमेल होता है। जब आप मेल करते हैं किसी को तो वो बस 1 सेकंड की देरी लेता है। 1 सेकंड में आप आसानी से अपने विचारों को एक से दूसरे
तक पहुंचा सकते हैं और लगभग ये निःशुल्क होता है। यह भी जानने के लिए महत्वपूर्ण है कि विशेष संचार के साधन का चुनाव हमारे उद्देश्य पर निर्भर करता है। अब हमें दो समूह के संचार के विभिन्न साधनों को दो वर्गों में विभाजित या वर्गीकृत किया जाता है। उसमें क्या है दोस्तों? पहला पॉइंट संचार के निजी साधन और दूसरा है दोस्तों जनसंचार के साधन। पहला पॉइंट संचार के निजी साधन क्या होते हैं दोस्तों? संचार के निजी साधन क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। हम संचार के निजी साधन के दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। मतलब जो हमारे निजी साधन है उनको हम दो भागों में वर्गीकृत करेंगे दोस्तों। पहला हो गया डाक सेवा और दूसरा हो गया टेलीफोन सेवा। डाक सेवा क्या होती है दोस्तों? डाक सेवा संचार का एक बहुत पुराना साधन है। डाक मतलब पोस्ट ऑफिस जो सर्विस होती है दोस्तों, ठीक है। हालांकि पत्र लेखन अब लोकप्रिय नहीं है। अब कोई चिट्ठी नहीं लिखता है, हाँ भाई ठीक है कि चिट्ठी लिख दिया और किसी को हम बता भेज रहे हैं, ऐसा ये बहुत अब पुराना हो गया है। क्योंकि अब क्या हो गया, संचार के अलग अलग साधन आ चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय डाक सेवा दुनिया में सबसे बड़ा है। 2001 में भारत को लगभग 1,55,000 डाकघरों के विभिन्न सेवाएं प्रदान की, जैसे पत्र, मनी ऑर्डर, पार्सल, डाक बचत योजना आदि। ये सब किस में आता है दोस्तों? संचार के निजी साधनों में आता है। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है? टेलीफोन सेवा। जी हाँ दोस्तों, यह आज की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, प्रयोग होने वाला संचार के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह शीघ्र और सस्ती है। हमारी आवश्यक मूल्य सेवा है। आज दोस्तों हमारी ये एक बहुत ही आवश्यक है और मूल सेवा है, मतलब कि आपकी जरूरत है। आप डाक का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रयोग आप टेलीफोन का करते हैं। आप किसी को चिट्ठी लिखने से अच्छा आप वो अपने व्हाट्सएप पे जाकर के मैसेज कर सकते हैं। आप किसी को डायरेक्ट कॉल करके अपनी बातों, अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये दोनों पॉइंट किस में आ जाता है दोस्तों? संचार की निजी साधन। आप जैसे मेरा जो है दोस्तों, मैं अगर किसी को फोन करता हूं तो क्या है, वो निजी है। किसी व्यक्ति को निजी तौर पे जानता हूं, ठीक है ना। और जिसको मैं पोस्ट करना चाहता हूं वो भी एक निजी, जिसको हम जानते हैं वो निजी है। जन संचार का मतलब होता है, जन मतलब होता है लोग। लोगों तक पहुंचाने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं दोस्तों जन संचार के साधन। ये निजी में नहीं आते दोस्तों। निजी मतलब पर्सनली आप पोस्ट ऑफिस या पर्सनली आप किसी को चिट्ठी लिख सकते हैं, पर्सनली आप किसी को कॉल कर सकते हैं, पर पूरी पब्लिक को बताने के लिए, पूरी जनता को बताने के लिए आप जनसंचार के साधन का प्रयोग करते हैं। इन साधन के द्वारा, जी हाँ दोस्तों, इन साधन के द्वारा बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जानकारी दी जा सकती है। इसे मीडिया या संचार या जनसंचार हम कहते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविजन, अखबार, सिनेमा, किताबें, पत्रिकाएं, पारंपरिक लोक रीति और संचार उपग्रह आदि। ये सब चीजें जो मैं दोस्तों बता रहा हूं, ये जन संचार के साधन है। जन मतलब होता है दोस्तों लोग। यह क्या है, एक कोई व्यक्ति अगर कोई सूचना पहुंचाए तो यहाँ पे पूरी पब्लिक को पता लग जाए। किसको पता लग जाए? सबको पता लग जाए। तो ये क्या है? ये निजी नहीं है दोस्तों। निजी किसको कहेंगे? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या दूसरे परिवार को बता रहा है। यहाँ पे दोस्तों पूरी पब्लिक, पूरा वर्ल्ड, पूरा भारत, ठीक है, उनको जो सूचना दी जाती है उसी को बोलते हैं जनसंचार के साधन। जैसा आप जानते हैं जनसंचार किससे जुड़ा है? रेडियो से। रेडियो के द्वारा आप आसानी से विचारों को पूरी पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं। टेलीविजन के माध्यम से, अखबारों के द्वारा, ये चीजें हैं। अब जनसंचार के साधन में पहला पॉइंट क्या है दोस्तों? रेडियो। भारत में रेडियो प्रसारण 1927 में मुंबई और कोलकाता से मनोरंजन करने, शिक्षित बनाने और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए शुरू किया गया। आज ऑनलाइन या ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, के कार्यक्रम देश में 90% क्षेत्रों में 98.8% लोगों के लिए उपलब्ध है। मतलब आज आप देखते होंगे दोस्तों, अगर आप कहीं टैक्सी में जाते हैं तो वहाँ क्या है, लोग अपना रेडियो ऑन कर देते हैं। तो ये क्या है? आकाशवाणी। इसकी शुरुआत दोस्तों 1927 में हुई थी। क्लियर है? अब चलते हैं दूरदर्शन। पुराने समय में दोस्तों दूरदर्शन पर हम क्या दिखते थे? चित्रहार दिखते थे, जो हर संडे को सुबह 8 बजे आता था गाना सुनने के लिए।
और बड़े बड़े एपिसोड आते थे दोस्तों। तो दूरदर्शन में जो टेलीविजन के माध्यम से दिखाया जाता था, एक चैनल का नाम था दूरदर्शन। ठीक है दोस्तों। भारत की राष्ट्रीय टेलीविजन प्रसारण सेवा 1959 में शुरू की गई, जो संसार का सबसे बड़ा स्थल प्रसारण संगठनों में से एक है। आज 87% जनसंख्या इसे देख सकती है। टेलीविजन राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रसारण, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय दूरदर्शन और बड़ी संख्या में निजी चैनलों द्वारा शिक्षा, सूचना और मनोरंजन के लिए उपलब्ध है। ये क्या दोस्तों, सबसे ज्यादा रेडियो की तुलना में लोग क्या है, टेलीविजन देखना चाहते हैं। जो चलचित्र होता है, जिसमें दोस्तों चित्र भी चलती रहती है और आवाज भी आती रहती है, तो सबसे ज्यादा वो लोकप्रिय लोग आसानी से समझ सकते थे। ठीक है, अगला चलते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर को दूसरा नाम देते हैं दोस्तों आज के युग में, ये सूचना प्रौद्योगिकी है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। आज कंप्यूटर संचार और आर्थिक विकास का आधार बन गया है, क्योंकि यह प्रत्येक जगह, घरों, कार्यालयों से दुकानों, अस्पतालों, रेलवे, हवाई अड्डों, बैंकों और शिक्षण संस्थानों आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज देख रहे होंगे, अगर आप टिकट कराने जाते हैं वहाँ पे भी आप कंप्यूटर देखते हैं। अगर आप कहीं पर भी एक बड़े मॉल में जाए तो वहाँ पे भी एक कंप्यूटर का एक रूप होता है जहाँ से बिल काट करके दिया जाता है। अस्पतालों में भी आप देख सकते हैं, बैंकों में भी देख सकते हैं दोस्तों, और हवाई अड्डों पर भी देख सकते हैं। किसको? कंप्यूटर को, क्योंकि आज का ये नया युग आ गया है दोस्तों। क्लियर है? आगे चलते दोस्तों। अब इसको हम खाली पॉइंट पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों। किसको पढ़ेंगे? हम सिर्फ पॉइंट पॉइंट को पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे नवीन संचार तकनीक क्या दोस्तों, नवीन संचार तकनीक में क्या लिखे है दोस्तों यहाँ कि नई संचार तकनीक क्या है दोस्तों? ये कहता है नवीन संचार तकनीक हाल के वर्षों में नई तकनीकी के विकास से लोगों को बहुत अच्छी तरीके से सहायता मिलती है। क्लियर दोस्तों? ठीक है, आगे चलते हैं। पहला पॉइंट इसमें कहता है इंटरनेट, यह सभी प्रकार की सूचनाओं को प्रदान करता है। यह दुनिया भर में सभी प्रकार की जानकारी को कंप्यूटर के एक बटन के दबाने पर प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट एक ऐसी सुविधा आ गई जहां पर एक बार, जैसे मैंने ये वीडियो बनाई, एक बटन दबाते अपलोड करते ही ये क्या करता है दोस्तों, दुनिया भर के सभी लोगों तक पहुंच सकता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, हमारा दूसरा पॉइंट कहता है वीडियो दूरदर्शन। दूर स्थानों पर बैठे लोग बात कर सकते हैं और दूर संचार कंप्यूटर की सहायता के साथ अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये क्या बोल रहा है? टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, मतलब हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों ई कॉमर्स, मतलब इंटरनेट और फैक्स के माध्यम से अच्छी खरीद और बिक्री के लिए उपलब्ध सुविधा होती है। मतलब हम जैसे ऑनलाइन क्या करते हैं दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। इंटरनेट दूरभाषा, यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर एक टेलीफोन की तरह काम करने के लिए बनाता है। यह सुविधा कॉल दरों में काफ़ी कमी लाती है। आगे ईमेल क्या होता है दोस्तों? यह इंटरनेट के माध्यम से पत्र या सूचनाएं एक बटन दबाने के साथ दुनिया में किसी को भेजने की विधि है। वो क्या दोस्तों? ईमेल है। ठीक है, अगला है दोस्तों टेली मेडिसिन। इस विधि से डॉक्टर हजारों किलोमीटर की दूरी पर बैठे रोगी का निरीक्षण कर सकते हैं। ये दोस्तों क्या है? नवीन टेक्नोलॉजी है, मतलब एक नई तकनीक आ रही है। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें और कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ठीक है, ये क्या दोस्तों? रेलवे मार्ग है। तो देख सकते हैं आपको जिस स्थान से जहाँ जाना है घूमने के लिए वो जा सकते हैं, अपनी गर्मी की छुट्टियों को एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों इस लेसन में बस इतना ही है। थोड़ा सा आप एक चीज़ इस देख लेना दोस्तों, बंदरगाह क्या होते हैं? जहाँ पे दोस्तों जो शिप होती हैं, जो नाव होती हैं, वो तटीय किनारों पर रुकती हैं। कौन सी जो है बंदरगाह जो है वो किस राज्य में? जैसे कांदला कहाँ है? वो गुजरात में है। मुंबई बंदरगाह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है? महाराष्ट्र में है दोस्तों। मारमा गांव कहाँ है दोस्तों? ये गोवा में है। तो ये क्या है दोस्तों? ये पश्चिमी तट पर है। जो भारत है दोस्तों, हम जानते हैं भारत का ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है, ये आप जानते हैं, ये कहलाता है दोस्तों पूर्वी तट। क्या कहलाता है? पूर्वी तट। और ये पश्चिमी तट। जैसा आप जानते हैं गुजरात कहाँ पर है दोस्तों? किस दिशा में? पश्चिम में।
तो ये कांडला यहाँ पर है दोस्तों। और महाराष्ट्र में दोस्तों मुंबई है ना। तो ये सब क्या है, पश्चिमी दिशा में बसे हैं क्या, हमारे ये बंदरगाह। बंदरगाह क्या होते हैं, जहाँ पे पानी की शिप आके रुकती है, प्लेन नहीं। क्लियर है दोस्तों। अब आगे चलें। बस आपका लेसन यही फिनिश होता है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज की इस क्लास में दोस्तों आपने जो मेरे से पढ़ा वो संचार के महत्व के बारे में पढ़ा, संचार क्या होता है तथा विभिन्न संचार और नवीन संचार तकनीक क्या होती है ये भी जाना, और आपने जन संचार के साधन पढ़ा और संचार के निजी साधन के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में विद द न्यू लेसन विद न्यू जी। ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये पार्ट 2 समझ आई होगी। तो जरूर आप इसके द्वारा जो भी इसमें आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको जरूर मेमोराइज करें और लिख लिख करके प्रैक्टिस करें, तभी आप अच्छे अंक ला सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।